Bismillahirrahmanirrahim. Today we shall discuss about the transmutation by deuteron. इनसे लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन की टाइप्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया। हमने सबसे पहले ट्रांसम्यूटेशन बाय फोटोन को देखा, फिर हमने ट्रांसम्यूटेशन बाय प्रोटॉन और आज हम देखेंगे ट्रांसम्यूटेशन बाय ड्यूट्रॉन। अब जितना हम ट्रांसम्यूटेशन को डिस्कस कर चुके हैं, हमें ट्रांसम्यूटेशन का मीनिंग अच्छे तरह से क्लियर हो चुका होगा कि ट्रांसम्यूटेशन क्या होती है। ट्रांसम्यूटेशन में हम रिएक्टेंट न्यूक्लियाई को किसी दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जो न्यूक्लियाई हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट न्यूक्लियाई हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे होता है। और जो हमारा रिएक्टेंट न्यूक्लियाई होता है वो पहले एक्साइटेड स्टेट में जाता है। जब एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट की तरफ आता है तो अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स को इमिट भी करता है। वो पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स या अल्फा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। और चूंकि वो अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स को इमिट कर रहा होता है तो उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर में डिफरेंस आने की वजह से जो हमारी रिएक्टेंट न्यूक्लियाई होती है वो चेंज हो जाती है। तो इसीलिए हमारे पास जो प्रोडक्ट साइड पे न्यूक्लियाई आती है वो हमारे रिएक्टेंट न्यूक्लियाई से बिल्कुल डिफरेंट होती है। और इस चीज़ का हम अंदाज़ा एटॉमिक नंबर से लगाते हैं कि एटॉमिक नंबर में जितना चेंज आया है उस हिसाब से हम प्रोडक्ट न्यूक्लियस को नाम दे देते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसम्यूटेशन बाय ड्यूट्रॉन को। इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ड्यूट्रॉन है क्या। ठीक है, सबसे पहले ड्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। ड्यूट्रॉन इज वन ऑफ द टू स्टेबल आइसोटॉप्स ऑफ द हाइड्रोजन। अब हमें पता है कि नेचर में हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में हमने क्या कहा था, फर्स्ट लेक्चर में हमने कहा था कि हम प्रोटियम को प्रोटॉन, ड्यूट्रियम को ड्यूट्रॉन और ट्राइटियम को ट्राइटॉन पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम इनको इन टर्म से मेंशन करेंगे। तो चूंकि हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और ट्राइटॉन, तो जो हमारे पास फर्स्ट 2 आइसोटॉप्स होते हैं जैसे कि प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन, ये हमारे पास स्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं। लेकिन जो हमारे पास थर्ड आइसोटॉप्स होता है दैट इज ट्राइटॉन, ये हमारे पास अनस्टेबल होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो हमारे पास ड्यूट्रॉन है ये हमारे पास 2 स्टेबल आइसोटॉप्स में से एक है। यानी कि 2 हमारे पास स्टेबल आइसोटॉप्स कौन से हैं, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन। और इसीलिए जो ड्यूट्रॉन है वो हमारे पास क्या है, वो भी एक स्टेबल आइसोटॉप है, किसका, हाइड्रोजन का। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय H21। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H21 से। इसका एटॉमिक नंबर 1 है जबकि इसका मास नंबर 2 है। और हमें पता है कि मास नंबर में हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की बात करते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर में हम कहते हैं इसके पास सिर्फ प्रोटॉन है। एटॉमिक नंबर में सिर्फ प्रोटॉन की बात आती है जबकि मास नंबर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों की बात आती है। जब हमने ट्रांसम्यूटेशन बाय प्रोटॉन को देखा तो हमने उसकी रिप्रेजेंटेशन देखी, वो थी H11, यानी उसके पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन था। लेकिन ड्यूट्रॉन के केस में लिखा है H21। अब इस नीचे ये सबस्क्रिप्ट में 1 का मतलब है प्रोटॉन तो इसके पास एक है। अब जब मास नंबर की बात करते हैं तो देखते हैं एक तो प्रोटॉन हो गया, इसका मतलब एक ही न्यूट्रॉन होगा तो इसका मास नंबर 2 आया है ना। तो इसका मतलब इसके पास एक प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस ऑफ ड्यूट्रियम इज कॉल्ड ड्यूट्रॉन, जिसको हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम न्यूक्लियर फिजिक्स में ड्यूट्रियम को ड्यूट्रॉन ही कहेंगे। नेक्स्ट वन, इट वाज डिस्कवर्ड बाय मर्फी ड्यूट्रॉन। अब इसका नाम ड्यूट्रॉन किसकी वजह से रखा गया, जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, मर्फी ड्यूट्रॉन के बाद इसका नाम हमने ड्यूट्रॉन रख दिया। The product particles like proton, neutron and alpha particles having different energies during this reaction। अब जब हम टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर ड्यूट्रॉन को फॉल करवाएंगे तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। जब एक्साइटेड स्टेट में गया उसने कंपाउंड न्यूक्लियस बना लिया ना, और कंपाउंड न्यूक्लियस क्या है, दिस इज अनस्टेबल, वो अनस्टेबल होता है। तो जब कंपाउंड न्यूक्लियस टूटेगा तो वो अपने अंदर से एक हमें प्रोडक्ट न्यूक्लियस देगा और साथ कुछ प्रोडक्ट पार्टिकल्स भी आएंगे जिसके मैंने पहले भी बात की। वो हमारे पास प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं और अल्फा पार्टिकल्स हो सकते हैं।
ट्रांसम्यूटेशन बाय न्यूट्रॉन का एक फ़ायदा ये है कि बाकी रिएक्शन से थोड़ी डिफरेंट होती है। किस तरह? जो बाकी रिएक्शंस में हमें प्रोडक्ट पार्टिकल्स मिलते हैं उनकी इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो फर्दर रिएक्शन करवा सकें, लेकिन जो ट्रांसम्यूटेशन बाय न्यूट्रॉन होती है इसमें और पार्टिकल्स इमिट जो होते हैं जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हीलियम पार्टिकल्स होंगे, इनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो नेक्स्ट किसी और रिएक्शन को भी स्टार्ट करवा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसम्यूटेशन न्यूट्रॉन में हमारे पास प्रोडक्ट पार्टिकल्स आएंगे वो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शंस भी करवा सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मौजूद होती है। The neutron induced reaction are different than other induced reactions because charge distribution is not symmetric and having loosely bounded structure। अब कह रहे हैं कि जो न्यूट्रॉन है उसका स्ट्रक्चर लूजली बाउंडेड होता है। अब इस बात का क्या मतलब? सबसे पहले हम लूजली बाउंड स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है। चलिए अब देखते हैं कि लूजली बाउंडेड का मतलब क्या होता है। अब न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होता है। जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी को थ्योरेटिकली देखते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा आती है। किसकी निस्बत? वो भी देखते हैं। लेकिन जब हम न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी को प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं, मतलब न्यूट्रॉन पूरे न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम आती है। इससे वैसे तो हमें ये पता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है अगर तो वो ज़्यादा है तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है, अगर बाइंडिंग एनर्जी कम है तो न्यूक्लियस भी क्या होगा? कम स्टेबल होगा। तो अगर न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम आ रही है तो इसका मतलब हुआ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में स्ट्रॉन्गली बाउंडेड नहीं है, क्योंकि जब हमने पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट की थी थ्योरेटिकली तो उसकी वैल्यू ज़्यादा आई थी, लेकिन जब हमने कंबाइंड न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट किया तो उसकी वैल्यू कम आ रही थी। तो जो वैल्यू हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम आ रही है तो वो ये साबित करती है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गली बाउंडेड नहीं होते। सेकेंडली, हमें पता है कि न्यूक्लियर रेंज 10⁻⁻15 मीटर होती है। तो इसका मतलब जो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है उसको 10⁻⁻15 मीटर की रेंज कवर करनी चाहिए, तो वो करते भी हैं कवर। तो इससे देखा जा सकता है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाता है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा हुआ है तो जाहिर सी बात है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कम होने की वजह से भी हम कह सकते हैं कि जो ये हमारे पास न्यूट्रॉन का स्ट्रक्चर होता है वो लूजली बाउंडेड होता है। तो क्या होता है? न्यूट्रॉन हमारे पास लूजली बाउंडेड होते हैं। अब इसी बात से हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्टेटमेंट रिलेटेड विद द न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स से किस तरह से ये रिलेट करती है? दो जो हमारे पास प्रोटॉन होते हैं ना उनके दरमियान न्यूक्लियर फोर्स सेम होती है जितनी फोर्स दो न्यूट्रॉन के दरमियान होती है। मतलब दो न्यूट्रॉन के दरमियान और दो प्रोटॉन के दरमियान न्यूक्लियर फोर्स सेम होती है। इसी तरह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों के दरमियान भी न्यूक्लियर फोर्स उतनी ही होती है जितनी प्रोटॉन के दरमियान होती है और जितनी न्यूट्रॉन के दरमियान होती है। मतलब जो भी आप पार्टिकल ले लेना, चाहे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे प्रोटॉन या प्रोटॉन आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं या न्यूट्रॉन आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनमें न्यूक्लियर फोर्स सेम ही रहती है। लेकिन चूंकि हमारे पास न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस वो लूजली बाउंडेड है, ठीक है, हमने उसकी बात की कि उसमें वो लूजली बाउंडेड है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में भी तो कमी आई है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आई है तो मतलब जो हम पहले बात कर रहे हैं कि प्रोटॉन के दरमियान, न्यूट्रॉन के दरमियान और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो सेम होती है, लेकिन इस केस में हमारे पास उतनी वैल्यू नहीं आएगी।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरम्यान अट्रैक्शन की वैल्यू उतनी ज़्यादा हमारे पास, न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं आती है जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस केस में हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिक नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म हमने क्या देखा, ये हमारे पास XAG ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है न्यूक्लियस की। इस पे हम क्या करें, न्यूट्रॉन को फॉल करवाएंगे, ये इसको ऑब्जर्व कर लेगा और खुद बन जाएगा कंपाउंड न्यूक्लियस। यहाँ पे इसका A है, तो जब न्यूट्रॉन फॉल होगा तो उसके एटॉमिक उसके मैस नंबर में 2 का इंक्रीमेंट होगा, जबकि एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीमेंट होगा। अब जब यही कंपाउंड न्यूक्लियस ब्रेक होगा तो इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि रिएक्शन कौन कौन सा हो सकता है। अगर तो वो अपने अंदर से एक न्यूट्रॉन निकालेगा तो क्या होगा, उसका जो यहाँ पे मैस नंबर है उसमें क्या आ जाएगी, ए की कमी आ जाएगी। कैसे, यहाँ पे लिखा है ना A+2, जब इसमें से हम एक न्यूट्रॉन निकालेंगे तो हम -1 लिख देंगे, तो हमारे पास बचेगा A+1। और यही चीज़ हमारे पास यहाँ पे Y, यानी कि यहाँ पे देखें तो Y A+1 और Z+1 है, क्योंकि न्यूट्रॉन निकाला है तो उसके एटॉमिक नंबर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब एक पॉसिबिलिटी ये है, और हो सकता है कि कंपाउंड न्यूक्लियस अपने अंदर से एक प्रोटॉन निकाले। जब प्रोटॉन निकालेगा तो तब क्या होगा, तब देखें A+2, इसमें प्रोटॉन है तो एक हम प्रोटॉन निकाल देते हैं मैस नंबर में से, तो बचेगा A+1। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट न्यूक्लियाई पे A+1 ने लिखा है। अब चूँकि प्रोटॉन निकाला है तो नीचे भी Z+1 था, यहाँ पे Z+1 था, जब एक निकल गया प्रोटॉन तो +1 कट, तो Z की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास Z बचा। अब हो सकता है कि वो अपने अंदर से हीलियम पार्टिकल को निकाले। अब जब कंपाउंड न्यूक्लियस अपने अंदर से हीलियम पार्टिकल को निकालेगा तो तब क्या होगा, यहाँ पे देखें कंपाउंड न्यूक्लियस पे क्या लिखा है A+2, हीलियम के केस में अपने अंदर से 4 निकालेगा, माइनस कर दें 4, तो बाकी बचेगा A-2। तो यही चीज़ हमारे पास प्रोडक्ट न्यूक्लियाई पे आई। और नीचे लिखा है Z+1, तो Z+1 में हमने चूँकि हीलियम में 2 पार्टिकल निकालते हैं, 2 प्रोटॉन निकालेंगे, 2 न्यूट्रॉन, तो 2 प्रोटॉन निकालेंगे, तो Z+1 -2 कर दें तो जवाब आएगा Z-1। तो देखें यहाँ पे Z-1, ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ थी कि कंपाउंड न्यूक्लियस टूट के हमें क्या क्या दे सकता है। नेक्स्ट वी हैव थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ मैकेनिज्म। अब जो मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया उसको थ्योरी बेस पे अब देखते हैं। द टारगेट न्यूक्लियस स्प्लिट इंटू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बाय द एक्शन ऑफ कूलम्ब फोर्स व्हेन अ न्यूट्रॉन पास नियर द टारगेट न्यूक्लियस। अब इस बात का क्या मतलब कि जैसे ही न्यूट्रॉन टारगेट न्यूक्लियस के पास आएगा तो क्या होगा, ये उसको ऑब्जर्व कर लेगा, क्योंकि क्या हमें पता है कूलम्ब फोर्स 2 चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स होती है। तो हो सकता है इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, तो जब ये इस पे फॉल होगा तो हो सकता है जो हमारा कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा वो फिर अपने अंदर से या तो प्रोटॉन को इमिट करेगा या न्यूट्रॉन को इमिट करेगा। When neutron collide with nucleus, there are possibility that either neutron enter into the target nucleus or proton enter into the target nucleus। कह रहे हैं कि जब हम न्यूट्रॉन को टारगेट न्यूक्लियस पे फॉल करवाते हैं तो हो सकता है कि जो न्यूट्रॉन है उसका पहला न्यूट्रॉन जो है, पहले न्यूट्रॉन टारगेट न्यूक्लियस में एंटर हो, और हो सकता है कि पहले न्यूट्रॉन का प्रोटॉन टारगेट न्यूक्लियस में एंटर हो। अब वो अलग अलग इंटर क्यों हो रहे हैं, न्यूट्रॉन का तो मैस नंबर 2 है ना, तो पूरे को अंदर जाना चाहिए था, लेकिन वो पहले न्यूट्रॉन या प्रोटॉन क्यों जाए, उसकी रीज़न ये है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों आपस में लूजली बाउंडेड होते हैं, दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि टारगेट न्यूक्लियस पहले प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर ले या पहले न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले। तो इस केस की वजह से वो दोनों एक साथ टारगेट न्यूक्लियस के अंदर कभी भी दाखिल नहीं होते। Secondly, but neutron enter first into the target nucleus because it has no charge and no repulsion and attract by Coulomb force।
क्योंकि अब जो न्यूट्रॉन है वो चार्जलेस होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो जो टारगेट का न्यूक्लियस है उसमें भी तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे। तो अगर तो न्यूट्रॉन जैसे टारगेट न्यूक्लियस के पास आता है तो जो हमारा टारगेट न्यूक्लियस है उसका प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल कर देगा। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, दोनों में रिपल्शन हुई। तो जबकि न्यूट्रॉन है वो चार्जलेस, उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं ना पड़ता अट्रैक्शन या रिपल्शन से। वो सिर्फ कूलम फोर्स की वजह से क्या होता है, टारगेट न्यूक्लियस के अंदर पहले दाखिल हो जाता है। जब न्यूट्रॉन टारगेट न्यूक्लियस में दाखिल हो जाएगा, प्रोडक्ट न्यूक्लियस बनाएगा, तो हो सकता है वो जो पार्टिकल इमिट करे वो प्रोटॉन हो। फिर कहते हैं प्रोटॉन रीच इज फर्स्ट, और हो सकता है प्रोटॉन भी पहले चला जाए, लेकिन इस केस में भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े क्योंकि प्रोटॉन के दरम्यान फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। तो में भी वो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, लेकिन जो चांसेस हैं न्यूट्रॉन के जाने के वो ज़्यादा हैं प्रोटॉन की निस्बत। तो अगर प्रोटॉन टारगेट न्यूक्लियस में ऑब्जर्व हो रहा है तो कंपाउंड न्यूक्लियस बन रहा है, तो वो अपने अंदर से न्यूट्रॉन को इमिट कर देगा। नेक्स्ट वी हैव सम टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस ऑफ ट्रांसम्यूटेशन बाय न्यूट्रॉन। अब हम उसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डी अल्फा न्यूक्लियर रिएक्शन। अब डी अल्फा न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होगा, जो हम प्रोजेक्टाइल हमारा न्यूट्रॉन होगा और जो प्रोडक्ट पार्टिकल हमें मिलेगा वो अल्फा पार्टिकल्स होंगे। द न्यूट्रॉन आर एक्सेलरेटेड अप टू एनर्जीज ऑफ सेवरल मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट इन अ साइक्लोट्रॉन। इसके लिए जो हमें न्यूट्रॉन चाहिए होगा उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और उसकी एनर्जी को हम साइक्लोट्रॉन में इंक्रीज करते हैं। और हमें पता है साइक्लोट्रॉन क्या होता है, हमारे पास एक किस्म का एक्सेलरेटर होता है, और इसमें हम पार्टिकल्स को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करके उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करवाते हैं। तो इसलिए वहाँ पे हम ये वाला न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करवाएंगे जिसकी एनर्जी सेवरल मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होगी, फिर उसको इस्तेमाल करेंगे। वन ऑफ द फर्स्ट न्यूट्रॉन इंड्यूस रिएक्शन स्टडीड वाज दी विद लिथियम। वो कहते हैं कि एक जो हमारे पास न्यूट्रॉन का रिएक्शन है वो लिथियम के साथ करवाया गया था। द न्यूट्रॉन अल्फा न्यूक्लियर रिएक्शन आर जनरली एक्सोथर्मिक बिकॉज देयर क्यू वैल्यू इज पॉजिटिव। अब जब ये रिएक्शन करवाया गया डी अल्फा न्यूक्लियर रिएक्शन, तो बाद में उसकी क्यू वैल्यू को कैलकुलेट किया गया। क्यू वैल्यू को हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस की है, ठीक है। हमें पता है जब क्यू वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, एक फार्मूला होता है क्यू वैल्यू का, जब उसमें हम सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं और जो जवाब हमारे पास आता है, अगर तो वो पॉजिटिव आता है तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक्सोथर्मिक है। अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो हम कहते हैं एंडोथर्मिक है। तो जब हमने रिएक्शन करवाया तो जो हमारे पास क्यू वैल्यू यू आई वो हमारे पास पॉजिटिव थी, तो हमने कह दिया ये हमारे पास रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। H21 इसको बम्बार्ड करवाया लिथियम पे, और चूंकि 3+1 4 एटॉमिक नंबर हुआ तो जो हमारा कंपाउंड न्यूक्लियस है वो बेरिलियम का बना। अब बेरिलियम जो कि अनस्टेबल होता है ये ब्रेक हो जाएगा और वो दो हमें हीलियम पार्टिकल्स यानी अल्फा पार्टिकल्स दे देगा। अब सबसे पहले डी अल्फा न्यूक्लियर रिएक्शंस की हम जनरल फॉर्म ऑफ रिएक्शन देखेंगे, बाद में एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टारगेट न्यूक्लियस है, उस पर न्यूट्रॉन को फॉल करवाएंगे। जैसे फॉल करवाएंगे उसके एटॉमिक नंबर में जी में 1 का इजाफा होगा, जबकि मास नंबर में 2 का इजाफा होगा। जब ये ब्रेक होगा ये अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल्स को निकालेगा। अल्फा पार्टिकल्स निकालेगा तो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई में कितना मास नंबर एटॉमिक नंबर होगा उसको देखते हैं। देखें जो हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस है, यहाँ पे लिखा है A+2 Z+1। अब हमने क्या निकालना है इसके अंदर से 4, मतलब उसका मास नंबर में 4 की कमी लानी है। अल्फा पार्टिकल निकाल रहे हैं तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन की कमी आएगी यहाँ पे। तो देखें A+2 माइनस कर दे 4 तो ये आएगा A-2। ये देखें प्रोडक्ट न्यूक्लियाई पे वही आया। और नीचे Z+1 है, अब हीलियम के केस में Z+1 ये वाला 2 निकाल दें -2, तो Z की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी Z-1, और वो हम वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं डी अल्फा न्यूक्लियर रिएक्शन की। इसमें क्या होगा, हमारे पास एक ऑक्सीजन का एटम है, उस पर हमने न्यूट्रॉन को फॉल करवाना है। जैसे न्यूट्रॉन को फॉल करवाएंगे तो उसके एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, 8+1 9, और 9 एटॉमिक नंबर होता है फ्लोरीन का। उसके बाद फ्लोरीन कंपाउंड न्यूक्लियस बना। जब ये ब्रेकअप होगा तो हीलियम पार्टिकल निकलेंगे तो उसके एटॉमिक नंबर में क्या होगा 2 की कमी आएगी, मास नंबर में 4 की। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई है वो नाइट्रोजन की बन गई। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल में एल्यूमिनियम 1327 पे हम बम्बार्ड करवाएंगे न्यूट्रॉन को,
और जो हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस है वो सिलिकॉन का आएगा। अब उसी तरह इस जनरल रिएक्शन की मदद से जो हमारे पास प्रोडक्ट न्यूक्लियाई आई वो मैग्नीशियम की आई, और आउटगोइंग पार्टिकल जो हमारा था वो अल्फा पार्टिकल्स आ गए। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है DP रिएक्शन, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन रिएक्शंस। अब इसमें होगा क्या, द रिजल्ट ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियर रिएक्शन इज टू इंक्रीज द मास ऑफ द न्यूक्लियस बाय 1 यूनिट लिविंग द चार्ज अनचेंज। इसमें एटॉमिक नंबर हमारा जो होगा, जो चार्ज नंबर हमारा होगा वो अनचेंज रहेगा, उसमें प्रोडक्ट न्यूक्लियाई और रिएक्टेंट का सेम रहेगा, उसमें कोई किसी किस्म की कमी नहीं आएगी, जबकि मैच नंबर में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। द न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियर रिएक्शन आर जनरली एक्सोथर्मिक बिकॉज देयर क्यू वैल्यू इज पॉजिटिव, क्योंकि उसकी क्यू वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो ये भी रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक होगा। द जनरल फॉर्म ऑफ रिएक्शन इज, देखते हैं, जब न्यूट्रॉन को हमने टारगेट न्यूक्लियस पे फॉल करवाया, ठीक है, तो जो कंपाउंड न्यूक्लियस हमारा आया वो क्या आया, उसके मैस नंबर में 2 का इंक्रीमेंट है, जबकि एटॉमिक नंबर में 1 का। लेकिन यहाँ पे जो हमने बात की है वो हमने प्रोडक्ट न्यूक्लियाई की बात की है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉरी वाई आएगा, ठीक है, यहाँ पे वाई आएगा, और चूंकि इसमें से हमने एक प्रोटॉन निकालना है तो A+2 माइनस कर दे 1, तो जब माइनस करेंगे 1 तो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई का मैस नंबर क्या आएगा, A+1, उसमें A का इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे Z+1 है, प्रोटॉन के केस में यहाँ से एक निकाल दे, Z+1 -1, तो +1 -1 कैंसिल ईच अदर, तो आंसर आ गया Z। ये हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अब उसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हमने क्या करना है, सोडियम पे फॉल करवाना है न्यूट्रॉन को। जब उसको फॉल करवाया तो हमारे पास मैग्नीशियम कंपाउंड न्यूक्लियस आया, क्योंकि उसके एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, और 12 एटॉमिक नंबर होता है मैग्नीशियम का। और जब वो कंपाउंड न्यूक्लियस ब्रेकअप होगा तो अपने अंदर से एक प्रोटॉन को निकालेगा, और जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई हमारे पास आएगी वो सोडियम की आएगी। इसी तरह सेम आप जनरल रिएक्शन को यूज़ करके ये रिएक्शन करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमने कार्बन लेना है। कार्बन पे हमने क्या करना है, न्यूट्रॉन को फॉल करवाना है, तो उसका नाइट्रोजन यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा, बिकॉज 6+1 = 7, और 7 एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का, तो यहाँ पे कंपाउंड न्यूक्लियस नाइट्रोजन आया। जब नाइट्रोजन ब्रेक होगा तो वो हमें क्या देगा, वो हमें कार्बन देगा और साथ में एक प्रोटॉन देगा, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन रिएक्शन, जिसमें प्रोजेक्टाइल हमारा न्यूट्रॉन है और आउटगोइंग पार्टिकल हमारा प्रोटॉन है। नेक्स्ट वी हैव न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन रिएक्शन। इसमें हमारा प्रोजेक्टाइल न्यूट्रॉन है, आउटगोइंग हमारे पास पार्टिकल न्यूट्रॉन आएगा। द न्यूट्रॉन्स आर ऑफ्टन प्रोड्यूस व्हेन न्यूट्रॉन्स आर बम्बार्ड ऑन द टारगेट न्यूक्लियस। इसमें कह रहे हैं कि जो आउटगोइंग पार्टिकल है वो न्यूट्रॉन पैदा होगा जब हम न्यूट्रॉन को टारगेट न्यूक्लियस में फॉल करवाएंगे। अब जनरल रिप्रेजेंटेशन देखें, न्यूट्रॉन को फॉल करवाया टारगेट न्यूक्लियस पे, कंपाउंड न्यूक्लियस में 2 का इंक्रीमेंट हुआ, एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीमेंट हुआ। अब कंपाउंड न्यूक्लियस जब टूटेगा तो उसके अंदर से हम न्यूट्रॉन निकालेंगे। न्यूट्रॉन निकाला है तो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूट्रॉन ही निकला है, तो उसके मैस नंबर पे इफेक्ट आएगा। A+2 माइनस कर दे 1, तो आंसर आएगा A+1। अब चूंकि हमने सिर्फ न्यूट्रॉन निकाला है तो प्रोटॉन के नंबर पे तो इफेक्ट ही नहीं आना। Z+1 माइनस करें 0 तो Z+1। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन रिएक्शन की। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन पे न्यूट्रॉन को फॉल करवाया, उसका एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन कंपाउंड न्यूक्लियस आया। जब नाइट्रोजन ब्रेक होगा तो क्या होगा, उसने अपने अंदर से न्यूट्रॉन निकाला, और यहाँ पे भी हमारे पास नाइट्रोजन का ही आइसोटोप्स आएगा, क्योंकि इसका भी एटॉमिक नंबर 7 है। एटॉमिक नंबर में तो यहाँ पे इफेक्ट ही नहीं आ रहा, वो वैसे के वैसे ही है। सेकेंड एग्जाम्पल में बेरिलियम पे हम न्यूट्रॉन को फॉल करवाएंगे, वो हमारे पास बोरॉन बन जाएगा, क्योंकि उसको एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीमेंट हुआ है। 4+1 = 5। अब जब बोरॉन हमारे पास ब्रेकअप होगा तो ये अपने अंदर से एक न्यूट्रॉन को निकालेगा, एटॉमिक नंबर पे तो फ़र्क ही नहीं आया, तो यहाँ पे भी हमारे पास बोरॉन का आइसोटोप ही आएगा। तो एक न्यूट्रॉन निकाला और साथ में प्रोडक्ट न्यूक्लियर में बोरॉन ही हमारे पास आया। नेक्स्ट वी हैव न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि बाकी रिएक्शन में जो पहला हमारा होता था वो आउटगोइंग प्रोजेक्टाइल होता था, सेकंड आउटगोइंग पार्टिकल। इस रिएक्शन में क्या है, टारगेट भी हमारा न्यूट्रॉन होगा और प्रोजेक्टाइल भी हमारा न्यूट्रॉन होगा। और जो टारगेट न्यूट्रॉन होगा ना, हम उसको फ्रीज करवाएंगे, हम उसको फ्रीज इस तरह करवाएंगे कि उसकी एनर्जी को कम करेंगे, ताकि जो हमारा टारगेट न्यूक्लियस हो वो अपनी रेस्ट की हालत में रहे, और जो हमारा प्रोजेक्टाइल होगा उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, हम उसको बहुत ज़्यादा फॉल करवाएंगे।
और इस रिएक्शन में जो हमारे पास प्रोडक्ट न्यूक्लियाई आती है, प्रोडक्ट पार्टिकल्स आते हैं, वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। इतने ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और वो नेक्स्ट रिएक्शन कोई भी करवा सकते हैं, इतनी ज़्यादा उनमें एनर्जी होती है। तो वो सारे जो हमारे पास प्रोडक्ट पार्टिकल्स आते हैं वो सारे इसमें अनस्टेबल होते हैं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग केस ऑफ न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट इज दैट इन विच टारगेट कंटेन न्यूट्रॉन। सबसे दिलचस्प हमारे पास रिएक्शन यही है, क्योंकि टारगेट भी हमारा न्यूट्रॉन है और हमारा प्रोजेक्टाइल भी न्यूट्रॉन है। द एक्साइटेड कंपाउंड न्यूक्लियस, अगर इसमें जो एक्साइटेड कंपाउंड न्यूक्लियस हमारा बनेगा हीलियम-42 कैन डिसइंटीग्रेट इनटू टू वेज। इन फर्स्ट केस अ प्रोटॉन एंड न्यू आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन का ट्राइटियम आर फॉर्मेड। इसमें क्या होगा, पहले प्रोटॉन आएगा, फिर एक हमारे पास ट्राइटियम जो हाइड्रोजन का अनस्टेबल आइसोटोप है वो आएगा। द ट्राइटियम इज अनस्टेबल हैविंग द हाफ लाइफ ऑफ अबाउट 12 ईयर्स। अब ड्यूट्रॉन हमारा प्रोजेक्टाइल है, टारगेट भी हमारा ड्यूट्रॉन है, इस पर फाल करवाया और 2 + 2 4, 1 + 1 2 और ये हमारे पास क्या हुआ, हीलियम न्यूक्लियस बन गया। ठीक है, जिसको हम अल्फा पार्टिकल्स भी कहते हैं। जब ये ब्रेक होगा तो ये अपने अंदर से एक अनस्टेबल हमारे पास प्रोडक्ट पार्टिकल देगा जिसको ट्राइटियम कहते हैं और साथ में एक प्रोटॉन मिलेगा। और ये जो ट्राइटियम अनस्टेबल है इसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी कि नेक्स्ट किसी रिएक्शन में को इंड्यूस करवा सकता है। इन सेकेंड केस अ न्यूट्रॉन एंड अ स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ हीलियम आर फॉर्मेड। तो सेकंड केस में क्या होगा, न्यूट्रॉन, पहला केस ये भी हो सकता है और दूसरा केस ये भी हो सकता है कि न्यूट्रॉन पे जब न्यूट्रॉन को फाल करवाएंगे तो हीलियम बनेगा कंपाउंड न्यूक्लियस। अगर वो अपने अंदर से एक न्यूट्रॉन को निकालता है तो हमारे पास हीलियम का एक आइसोटोप्स आ जाएगा और वो ये वाला जो आइसोटोप्स होगा ये हमारे पास स्टेबल आइसोटोप होगा। ये हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन थी ट्रांसम्यूटेशन बाय न्यूट्रॉन की।